नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले पेश है आज का बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। इसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजियाबाद से किया। यहां उन्होंने शहीद मोहित के परिजनों से मुलाकात भी की। इसके बाद अपने भाषण में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गाजियाबाद में थे। यहाँ उन्होंने मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया। इससे पहले नड्डा ने कुपवाड़ा आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर मोहित शर्मा के परिजनों से मुलाकात की और उनके घर से मिट्टी ली। भाजपा नेताओं ने कहा कि गाजियाबाद के लिए सौभाग्य की बात है कि इस अभियान का शुभारंभ गाजियाबाद से हो रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर जो उत्साह उमंग दिखाई दे रही है वे देशभक्ति, देश के प्रति समर्पण की भावना है। देश के लिए हर जवान, चाहे वह सेना का हो, पैरामिलिट्री का हो, फ्रीडम फाइटर हो, पुलिस का अधिकारी हो, जवान हो, समाज के व्यक्ति हो, जिन्होंने शहादत दी है उन्हें याद रखना है। हर वार्ड में उनके नाम का शिलापट लगना है। पूरे देश में 7,500 ब्लॉक, 500 नगर निगमों से मिट्टी लाकर 8,000 कलश में भरकर उन्हें दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में रखा जाएगा। यह मेरा माटी मेरा देश, ये भारत का एक आह्वान है कि हम जहां अभी अमृत वर्ष, आजादी के अमृत वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव मना करके 15 अगस्त को हमने अमृत काल में प्रवेश किया है। इस अमृत काल के संकल्प को बारंबार दोहराने का और अमृत काल की शुरुआत में संकल्प लेने का अवसर है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी तंज कसा और कहा कि पहले 2G का नाम सुनते ही लोगों के जहन में भ्रष्टाचार आता था। 2G, 3G, जीजी, जीजाजी ही सुनाई देता था। लालू, तेजस्वी को, अखिलेश, डिम्पल को, सोनिया, राहुल को, उद्धव को महाराष्ट्र की चिंता नहीं बल्कि आदित्य की चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जनता की समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च भी निकाला। उन्होंने महंगाई और कानून व्यवस्था का मामला उठाया। सपा नेताओं ने 25 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। गाजियाबाद की जनता की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी आज सड़क पर उतरी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। सपा नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां और पार्टी के झंडे लेकर सड़क पर निकले और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण जनता की समस्याओं में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है। महंगाई आसमान छू रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बेरोजगारी, महिलाओं के साथ बदसलूकी, किसानों और कामगारों के साथ छल रोजमर्रा की बात हो गई है। समाजवादी पार्टी ने 25 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा गाजियाबाद में थे। यहाँ उन्होंने हरीश चंद्र पुस्तकालय में बुक बैंक का उद्घाटन किया। इस बैंक में करीब 70,000 से अधिक किताबें हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि गूगल कभी किताबों का स्थान ले ही नहीं सकता। नेहरू स्थित हरीश चंद्र पुस्तकालय के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। उन्होंने यहाँ बने बुक बैंक का भी निरीक्षण किया। इस पुस्तकालय के संरक्षक पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी हैं। वैश्विक परिवर्तन के मापने का कोई उपाय नहीं, लेकिन समाज में हो रहे बदलाव में उसका प्रतिबिंब देखा जा सकता है। आज समाज में भी लोगों के मन में शायद ये सवाल आता होगा, खासतौर से हमारे युवा साथियों के मन में, डिजिटल वर्ल्ड में लाइब्रेरी की प्रासंगिकता क्या हो सकता है। कुछ लोग ये भी सोचें कि लाइब्रेरी के पास अभी कुछ ऐसा है जो लाखों डिजिटल प्लेटफॉर्म से अलग है, या हो सकता है। पुस्तकालय के निर्माण में योगदान देने वाले उनके सहयोगी सरदार तिरुपति सिंह बाबा, पूर्व नगर आयुक्त रामबोध मौर्य, SK त्यागी, अभिमन्यु मिश्रा, पहले पाठक प्रेमचंद को सम्मानित किया गया।
वर्तमान में पुस्तकालय को जो लोग सहयोग दे रहे हैं उनमें राकेश गर्ग, जेके घोड़, ललित जायसवाल, राजेंद्र अग्रवाल, सरदार मलकी सिंह जस्सर शामिल हैं। इन लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस लाइब्रेरी की शुरुआत 2 छोटे कमरों से हुई थी। आज ये काफ़ी बड़ी हो गई है। इसमें 70,000 से अधिक किताबें हैं। 250 से अधिक बच्चे यहाँ प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में सहकारिता अभियान शुरू किया है। लखनऊ में हुए इस कार्यक्रम का गाजियाबाद में लाइव प्रसारण किया गया। इसमें गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद रहे। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह कलेक्ट्रेट के रानी दुर्गावती सभागार में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से बैंक से समृद्ध बहुउद्देश्य प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक महासदस्यता अभियान शुरू किया गया है। इस अवसर पर वीके सिंह ने कहा कि सहकारिता पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास मॉडल को अपनाकर प्रदेश में मुख्यमंत्री के सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूर्ण करने में सहकारिता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अभियान से संबंधित कार्यक्रम लखनऊ में भी हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उसका यहाँ सीधा प्रसारण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। ये था बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी और उसके बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। आज आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग की गई। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 जो मिशन है, इसको अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा जा रहा है, जो पहला अभियान अपनी तरफ का है, अपनी तरह का पहला मिशन है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग आज सुबह 11:50 पर की गई। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्चिंग हुई है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु यानी कि L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस दौरान यह 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह ये भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने नियत स्थान तक पहुंचेगा, यानी कि L1 आदित्य L1 जो हमारा मिशन है, ये सीधा सीधा नहीं है। इस दौरान कई तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी। जैसे सबसे पहले अंतरिक्षयान को प्रारंभ में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर कक्षा को अधिक अंडाकार बनाने वाली प्रक्रिया की जाएगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकलकर अंतरिक्ष यान को प्रणोदन का उपयोग करके आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान लैग्रेंज बिंदु की ओर बढ़ेगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद ही इसका अगला चरण शुरू होगा। इस चरण में अंतरिक्ष यान को उतारने की प्रक्रिया की जाती है। भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल की बनावट, उसके तपने की प्रक्रिया, तापमान, सौर विस्फोट, सौर तूफान के कारण उत्पत्ति आदि का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 की तरह इस अभियान पर भी पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई है। करोड़ों भारतवासी इस अभियान की सफलता के लिए कल से प्रार्थना कर रहे थे। ईडी ने 538 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के संस्थापक नरेश गोयल को गिरफ्तार किया है। उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड की मांग की गई। सीबीआई ने केनरा बैंक धोखाधड़ी मामले में नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों को आरोपी बनाया हुआ है। दरअसल सीबीआई ने बैंक की शिकायत पर ये रिपोर्ट दर्ज की थी। बैंक ने आरोप लगाया था कि उसने जेट एयरवेज लिमिटेड को 848.86 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपए अभी भी बकाया हैं। इस खाते को 29 जुलाई 2021 को फ्रॉड घोषित कर दिया गया था।
बैंक का आरोप था कि कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिट से ये पता चला था कि उसने दूसरी कंपनियों को 1410.41 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर भुगतान किया। इस तरह जेट का पैसा बाहर भेजा जाता रहा। नरेश गोयल जो इस मामले के आरोपी हैं, जिन्होंने भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी खड़ी की थी, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। 1967 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रैवल एजेंसी का काम शुरू किया था, जहां वो लेबनान की एक एयरलाइंस कंपनी का काम देखते थे। धीरे धीरे नरेश गोयल इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन गए। उसके बाद उन्होंने कई बड़ी एयरलाइंस में बड़े पदों पर काम किया। नरेश गोयल ने अपनी पत्नी अनीता गोयल के साथ मिलकर जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, लेकिन तब तक ये कंपनी विदेशी एयरलाइंस की मार्केटिंग और सेल्स का काम देखती थी। 5 मई 1993 को जेट एयरवेज ने 2 विमानों बोइंग 737 और बोइंग 300 के साथ घरेलू उड़ान सेवाओं की शुरुआत की थी। धीरे धीरे जेट एयरवेज देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनी में से एक बन गई। उस वक्त कंपनी के पास कुल 120 विमान थे। अपने चरम पर जेट एयरवेज हर रोज 650 फ्लाइट्स का संचालन करती थी और उस समय नरेश गोयल देश के 20 सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में शामिल थे। जेट एयरवेज ने साल 2006 में खस्ता हाल हो चुकी एयर सहारा को $50 करोड़ नगद देकर खरीदा था। ये कंपनी बाद में डूब गई। इससे जेट एयरवेज को बड़ा झटका लगा। जेट एयरवेज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी ढूंढ नहीं पाई। इससे कंपनी का घाटा बढ़ता चला गया। इसी बीच भारतीय विमान बाजार में इंडिगो, स्पाइसजेट, गोएयर जैसी बजट एयरलाइंस भी आ गईं। सस्ते टिकट देकर जेट एयरवेज के मार्केट पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। जेट एयरवेज ने साल 2013 में अपने 24% शेयर एतिहाद एयरलाइंस को बेच दिए। 2018 में घाटे से उबरने के लिए जेट एयरवेज ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 25% तक की कटौती की। घरेलू उड़ान के दौरान यात्रियों को दिए जाने वाला मुफ्त में जो खाना मिलता था वो भी बंद कर दिया गया। कंपनी पर कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और इलाहाबाद बैंक समेत कुछ विदेशी बैंकों के 8,000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। लीज का किराया न चुकाने के चलते जेट एयरवेज आखिरकार 17 अप्रैल 2019 को ग्राउंडेड हो गई। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी होने के बाद नरेश गोयल की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कुंडा से विधायक राजा भैया और उनके परिवार में चल रहा विवाद चर्चा में है। सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं। हम सभी जानते हैं कि उनकी पत्नी भानवी सिंह ने उन पर केस दर्ज किया है। भानवी सिंह ने आरोप लगाया है कि उन पर घरेलू हिंसा होती है, मारपिटाई होती है, खर्चे के पैसे नहीं दिए जाते, बच्चों की उपेक्षा होती है और राजा भैया के एक महिला पत्रकार से अवैध संबंध है। इसके साथ ही भानवी सिंह ने ये आरोप भी लगाया है कि राजा भैया के भानवी की छोटी बहन साध्वी से भी नाजायज रिश्ते हैं, जिससे वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन राजा भैया ने उनका अबॉर्शन करा दिया। भानवी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपनी 30 सितंबर 2022 की तहरीर पर कार्रवाई करने की मांग की है। वो कहती हैं कि उनके पति की शह पर उनकी बहन ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की है। भानवी सिंह के आरोपों पर साध्वी सिंह भड़क उठती हैं। वो कहती हैं कि भानवी के संबंध जो है वो साध्वी के पति से हैं। ये साध्वी अब आरोप लगा रही हैं। वो कहती हैं कि अक्सर साध्वी कहती हैं कि मेरे पति आनंद से मिलने अक्सर भानवी आया करती थी। इस पर परिजनों ने विरोध जताया था, जिसमें विवाद भी हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। साध्वी कहती हैं कि भानवी के जो आरोप राजा भैया को लेकर, उनके रिश्तों को लेकर हैं, वो सब बेकार हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। साध्वी ने यह भी कहा कि भानवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनका आजकल लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। साध्वी कहती हैं कि पूरा जो विवाद है वो केवल और केवल प्रॉपर्टी को लेकर है। प्रॉपर्टी के लिए भानवी अक्सर घर में लड़ाई करती हैं। कई बार वो माँ से भी मारपीट कर चुकी हैं। इस पूरा जो विवाद है इसकी जड़ में भानवी, आनंद सिंह दोनों हैं। साध्वी सिंह की बातों को लेकर जब मीडिया ने भानवी सिंह से बात करना चाहा तो उन्होंने सभी सवालों को हंसकर टाल दिया। बाद में सिर्फ इतना कहा कि साध्वी के बयान पर हंसी आ रही है, मामला कोर्ट में है, जो जवाब देना होगा कोर्ट में देंगे।
हम सभी जानते हैं कि लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर विनय श्रीवास्तव नाम के एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कौशल किशोर के बेटे को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। खुद मंत्री ने कहा था कि घटना के वक्त उनका बेटा दिल्ली में था, लखनऊ मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी पिस्टल वहीं पर थी, उसी पिस्टल से हत्या हुई है। पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस मामले में कई सवाल हैं जिनके जवाब जनता चाहती है। जवाब ये है कि अगर मंत्री कौशल किशोर के पुत्र विकास किशोर दिल्ली चले गए थे तो वो इस तरह अपनी पिस्टल घर में क्यों छोड़कर चले गए, बेड पर रखकर क्यों चले गए? क्या ये एक साजिश थी कि पिस्टल को जानबूझकर तकिए के नीचे खुला छोड़ा गया? हत्याकांड की जो कहानी पुलिस बताती है उसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं है, क्योंकि असलियत ये है कि विनय बहुत कम समय में कौशल किशोर के बहुत करीब पहुंच गया था और कई लोगों को खटकता था। पुलिस की कहानी ये है कि उस रात ये लोग जुआ खेल रहे थे। विनय के साथ अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम, अरुण प्रताप और सौरभ रावत थे। अजय रावत खाना लेने गया था, उसके बाद सभी ने खाना खाया, फिर ये लोग जुआ खेलने बैठ गए। जुए में अरुण प्रताप और सौरभ 12,000 रुपये जीत गए और अपनी रकम लेकर चले गए। इस बात पर विनय, अंकित, राजेश और शरीम से नाराज हो गया और आरोप लगाया कि उनकी वजह से वो जुए में हार गया है। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। मारपीट के दौरान विनय की शर्ट फट गई। अंकित ने तकिए के नीचे रखी विकास किशोर की पिस्टल निकाल ली। अजय रावत और शमीम ने विनय को पकड़ लिया और फिर गोली मार दी गई। लेकिन कहानी में एक झोल ये है कि विनय का अरुण प्रताप के साथ प्रॉपर्टी में हिस्सा था। एक बहुत महंगी प्रॉपर्टी में वो दोनों हिस्सेदार थे। तो आशंका ये भी है कि कहीं पैसे के लेन देन को लेकर तो विवाद नहीं हुआ था और हत्या कर दी गई। दूसरी बात यह है कि सौरभ रावत ने विकास के भाई विभू की नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए थे, लेकिन अभी तक नौकरी लगी नहीं थी। कई सवाल इस हत्याकांड में अभी भी पुलिस की ओर देख रहे हैं, जिनका जवाब आना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के शहरों की खबरों को जानने के लिए देखिए युग करवट, और विस्तृत रूप से आप जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। नमस्कार।